Good afternoon, everyone. Good afternoon, Namir. Good afternoon, Neha. Hi, Anshika. कैसे हैं सब? How are you all? Hi, Akash. Hello, Anjali. Good afternoon, Radhe Radhe, Anshika. So 4 days left finally. 4 दिन रह गए हैं. नहीं अंशिका, अभी थोड़े टाइम बाद ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है. आई थिंक अभी नहीं है डार्क मोड में. अभी दो ऑप्शंस पे काम. डार्क मोड तो खैर मैंने अभी बोला ही नहीं था, पर आई टेल टू द टीम. लेकिन अभी उस पे काम चल रहा है कि आपकी इन ऐप पोल्स हो जाए ना. अभी जैसे पोल्स के लिए हमें quiz.com यूज करनी पड़ती है. मे बी बाय नेक्स्ट मंथ, जब तक आप लोगों की बीसीए शुरू होगी, तो जो हमारा एमसीक्यूज होते हैं, जो लाइव क्विज है, वी विल बी एबल टू टेक इन द क्लास इटसेल्फ ओवर है. बेटा मैथ्स की प्रीवियस ईयर मैं आपको भेज देती हूँ फोटो क्लिक करके. बाकी मेरे पास मैथ्स के नहीं है. जो बुक में है वो मैं आपको भेज सकती हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो. हाँ, अभी 1:30 पे होगा अंशिका. 1:30 पे करेंगे इस क्लास के बाद. सो जो टॉपिक्स कल रह गए थे बिकॉज ऑफ द पावर कट, वो हम आज रिवीजन में करेंगे एट 1:30. हाय पर्णिका. हेलो जतन. हाय आदित्य. बताओ जी, क्वेश्चंस बताइए. व्हाट डाउट्स यू हैव? हाय. नॉर्मलाइजेशन वैसे मैंने अभी बताना है. इसके बाद वाली क्लास में भी फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. हाँ, मेरे को टेलीग्राम पे भेज दो या चैट पे भेज दो पर्णिका. हैंड रेज किसने किया था? एनीवन वांट्स टू टॉक? सो हैंड रेज ऑप्शन से आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. बता देती हूँ. गिव मी 1 मिनट. डेटाबेस वाले वैसे तो आपके जो सारे डाउट्स है ना, वो आज 1:30 वाली क्लास में क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज 1:30 पे हमने डेटाबेस रिवाइज करना ही है. बट स्टिल आई टेल यू. लेट मी शेयर द स्क्रीन. बता रही हूँ अंशिका. देखो, जब आप डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हो ना, सो व्हेन यू क्रिएट टेबल्स, तो टेबल्स को हम नॉर्मलाइज फॉर्म में क्यों लाते हैं? नॉर्मलाइज फॉर्म होता क्या है? सो नॉर्मलाइज फॉर्म इज बेसिकली
कि आपके टेबल में रिडंडेंट और इनकंसिस्टेंट डेटा ना हो, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस इज टू अवॉइड, क्यों चाहिए होती है, टू अवॉइड redundancy and inconsistency of data. Now what do we mean by this? Redundancy का मतलब होता है duplication, ठीक है। सेम डेटा एक से ज्यादा जगह स्टोर हो रहा है तो उसे redundant डेटा या फिर डुप्लीकेट डेटा कहते हैं। अब जब सेम डेटा एक से ज्यादा जगह पे स्टोर होगा तो ये पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि एक जगह आपने उसको मॉडिफाई कर दिया इफ इट इज रिक्वायर्ड, सो आई मॉडिफाई एट वन प्लेस बट आई डोंट मॉडिफाई इट इन द अदर प्लेस, है ना। अब जैसे आपका फोन नंबर है स्कूल में, आपकी क्लास टीचर के पास भी स्टोर्ड है और वही फोन नंबर कहीं और भी मान लो फ्री डिपार्टमेंट में भी स्टोर्ड है। अब फोन नंबर चेंज हो गया, आपने क्लास टीचर को तो बता दिया कि मेरे फादर का फोन नंबर चेंज हो गया, शी हैज चेंज्ड इन हर रिकॉर्ड्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में फोन नंबर चेंज ही नहीं हुआ। सो एक जगह पे कोई और फोन, अब आप स्कूल नहीं आए, दे हैव टू कम्युनिकेट विद योर फादर। अब वो फोन नंबर मांगेंगे तो टीचर अलग फोन नंबर दे रही है और एडमिनिस्ट्रेटर अलग फोन नंबर दे रहा है, तो कौन से फोन नंबर पे कॉल करना है ना। सो वो हो जाता है इनकंसिस्टेंट डेटा, कि एक जगह कुछ और डेटा आ रहा है, एक जगह कुछ और आ रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो वो चीज ना हो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब है टू अवॉइड रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स बहुत सारी हैं पर हर डेटाबेस कम से कम 3 नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज होना चाहिए। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक मिनिमम नॉर्मलाइजेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इस नॉर्मल फॉर्म्स की स्टेटमेंट्स क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है कि आपके पास जो भी टेबल्स है उसमें हर कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। सो एटॉमिक values must be there in every column, that means attribute of the table. So atomic value का मतलब क्या है कि एक इंसान का एक ही नाम होता है, एक इंसान की एक ही जॉब होगी, एक इंसान की एक ही सैलरी होगी। So for all those columns there should be one value only. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक से ज्यादा वैल्यूज हो। जैसे कि अगर मान लो एम्प्लॉय टेबल है तो आपने एम्प्लॉय आईडी सोचा एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय का नाम सोच लिया, उसकी जॉब होगी, उसकी सैलरी होगी, वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा एंड वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि एम्प्लॉय का आईडी तो एक ही होगा, नाम भी एक ही होगा, जॉब भी एक होगी, सैलरी भी, डिपार्टमेंट भी एक होगा, लेकिन एक सिंगल एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है ना। सो अ सिंगल एम्प्लॉय कैन बी वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो आई शुड नॉट स्टोर दैट वैल्यू ओवर हियर। तो मुझे उसको यहाँ टेबल में स्टोर नहीं करना है क्योंकि इसमें हो सकता है एक वैल्यूज हो सकता है दो वैल्यूज हो सकता है तीन वैल्यूज हो। तो जब कोई कॉलम ऐसा मिले जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होने की पॉसिबिलिटी है उसको आप यहाँ नहीं रखोगे। सो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम करते क्या है, डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब टेबल के दो टुकड़े कर दो। तो इसमें आपका जो टेबल है वो दो टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें एम्पाईडी से लेकर डिपार्टमेंट तक हमने एक टेबल में रख लिया। जो दूसरा टेबल होगा उसके अंदर हम सिर्फ क्या रखेंगे, एम्पाईडी और उसके साथ उसका प्रोजेक्ट आईडी। तो अगर एक एम्प्लॉय 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पर 3 बार हो जाएगी स्टेटिंग कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बेटा मैं सारे बताऊंगी, लेट मी टेक इट वन बाय वन जैसे जैसे सब पूछते जा रहे हैं, ठीक है जतन, ठीक है केशव। सो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फाइन। सो दिस इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि एक तो पहले आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एवरी कॉलम शुड हैव एटॉमिक वैल्यूज। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, ठीक है। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड पे तो ऑब्वियसली तभी आएंगे जब पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। देन एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, या आप इसको ये कह सकते हो कि ऑल कॉलम्स शुड बी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन वन कॉलम। सो ऑल कॉलम्स शुड बी डिपेंडेंट ऑन वन कॉलम इज ऑल्सो, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है।
सो अब इसका मतलब क्या है? सो एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या होती है? जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, जैसे अभी हमने ये लिया, एम्पाईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, सैलरी है, जॉब है, ठीक है, डिपार्टमेंट का आईडी है मान लो, और डिपार्टमेंट का नाम है। सो एक ऐसा कॉलम जिसके ऊपर बाकी के सारे कॉलम्स डिपेंड करें, मतलब एक ऐसा कॉलम जिसके थ्रू आप एक यूनिक रो को आइडेंटिफाई कर सको, उसे प्राइमरी की कहते हैं। गुड आफ्टरनून ध्रुवी। सो प्राइमरी की क्या होती है? दैट एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल, और रिलेशन कह सकते हैं हम टेबल को टेक्निकली। सो रिलेशन वर्ड का मतलब भी क्या होता है? टेबल। सो द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन विच यूनिकली identifies a row in a table. So जिसकी हेल्प से आप एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो, उसको प्राइमरी की कहते हैं। वन टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की। सो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। अब प्राइमरी की बनाने से पहले हम चेक तो करेंगे कि भाई कौन कौन से कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। सो यू गोइंग टू चेक कि ऐसे कौन से कॉलम्स हैं मैं जिनको प्राइमरी की बना सकती हूँ। तो जो प्राइमरी की बन सकते हैं, जिसमें ये कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी क्या होती है कि प्राइमरी की एक तो खाली नहीं छोड़ सकते हम, दूसरा उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। सो वी कांट लीव अ प्राइमरी की ब्लैंक एंड वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। दीज टू मेन थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो ये दो मेन चीजें होती हैं। सो प्राइमरी की कांट बी लेफ्ट, वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जिस भी कॉलम में ये फीचर्स हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं? कैंडिडेट कीज। सो कैंडिडेट कीज वो कीज होती हैं, वो कॉलम्स होते हैं जिन्हें प्राइमरी की बनाया जा सकता है। सो जिनको बना सकते हैं वो कैंडिडेट कीज है, लेकिन उसमें से एक को आप चूज करके प्राइमरी की बना लोगे। अब जो बच गई उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ऑल्टरनेट कीज, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड alternate keys. So alternate keys क्या होती है? The leftover keys, the leftover candidate keys after selecting one of them as primary key. So उसमें से किसी एक को primary की हम बना लेते हैं, जो बच जाती हैं वो आपकी alternate keys हो जाती हैं। And then you have foreign key. Foreign key का काम होता है to relate with the another table. So हमें जब दूसरे टेबल के साथ लिंक establish करना हो तो हम foreign key का इस्तेमाल करते हैं। वो अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगी। बट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि भाई हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए हर टेबल के अंदर। यहां तक समझ आ गया? ये क्लियर है? ठीक। नाउ कम्स योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि जो आपका डेटा है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तक तो होना ही चाहिए। सो यू मस्ट हैव इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर मस्ट नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है? कि हमने कहा कि भाई एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी है, और फिर डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे पास है। अब ये सब तो डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नेम एक्चुअली में तो डेप्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है ना। चाहे इनडायरेक्टली इधर डिपेंड कर रहा हो, बट डायरेक्टली तो वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। सो हम ट्रांजिटिव मैथ्स में क्या कहते थे कि अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि x z से बड़ा है ना। सो आपका एम्प आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है डेप्ट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है डी नेम, तो इन अ वे डी नेम डिपेंड्स ऑन एम्प आईडी। सो दैट इज आल्सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना। सो ये चीज टेबल्स में नहीं होनी चाहिए कि एक कॉलम किसी और पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो इवेंचुअली ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन तो एक ही है कि टेबल के दो टुकड़े कर दो। सो जहां पे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है नॉर्मलाइजेशन में, वी डिवाइड द टेबल इनटू पार्ट्स। सो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉब, सैलरी और डेप्ट आईडी करके। This will be one table. Another table I'll be making जिसमें सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम होगा। So अगर 3 डिपार्टमेंट है मेरे पास, so I'll be having one table which will just have the information about the departments.
सो ये मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जब डेटा आएगा, जो भी जॉब और सैलरी है, यहाँ हम सामने उसका डिपार्टमेंट नंबर लिख देंगे कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, एंड देन इट कैन बी लिंक्ड। तो हम इसको यहाँ पर लिंक करके देख सकते हैं कि भाई ABC वर्क्स इन अकाउंट्स, XYZ वर्क्स इन प्रोडक्शन, PQR वर्क्स इन अकाउंट्स। तो ये लिंक आप किसकी हेल्प से कर रहे हो? ये लिंक आप हेल्प से कर रहे हो इस कॉलम की। सो ये कॉलम यहाँ जाकर आपको लिंक एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है। सो जब ऐसा कोई कॉलम होता है, जब हम टेबल के 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर एक कॉलम की हेल्प से उसमें लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, तो उस चीज को फॉरेन की कहते हैं। तो ये जो है, जिसकी हेल्प से आप दोनों को वापस रिलेट कर पाओगे डेटा फेच करते टाइम, that column is called foreign key. So foreign key is used to establish relation between two tables. ये आपको याद रखनी है लाइन। तो foreign key का पर्पस क्या है कि दो दो अलग टेबल्स हैं आपके पास और उन टेबल्स को आपको आपस में लिंक कराना है, ठीक है। फाइन, यहां तक क्लियर है? अंशिका, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये? अच्छा, अब पर्णिका ने क्वेश्चन पूछा था, विच लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट? ऑप्शंस हैं सी, असेंबली, जावा, ऑल एक्सेप्ट जावा। बताओ सही आंसर क्या है? क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट, ठीक है। ऑप्शंस आर सी, विच लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट, ऑप्शंस में है सी, असेंबली, जावा, ऑल एक्सेप्ट जावा। Which one is CPU dependent? नहीं बेटा, इट्स असेंबली। हमने किया था, कल ही किया था हमने वन शॉट में, कि हमारे पास लैंग्वेजेस या तो मशीन डिपेंडेंट होती हैं या मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे जैसे CPU की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, वैसे वैसे आपकी लैंग्वेज में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना। सो सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस हैं जो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, वो है बाइनरी और असेंबली। सो CPU डिपेंडेंट का मतलब यही हो गया कि मशीन डिपेंडेंट, है ना। सो बाइनरी एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर द ओनली टू लैंग्वेजेस व्हिच आर मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। बाकी C हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। गुड आफ्टरनून उज्जवल। उज्जवल किसी भी टाइम ज्वाइन करे, इवनिंग ही होती है ना। सो इट इज मशीन dependent. Assembly is machine dependent. Another question is the secondary storage device can only store data, but they cannot perform all of the above. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ना तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, ना लॉजिक ऑपरेशन होता है, ना ही फेच ऑपरेशन होता है। सो आपके पास क्वेश्चन था, सेकेंडरी storage devices can only store data but they cannot perform. Option A is arithmetic operation, B is logic operation, C is fetch operation, D is all of the above. गुड इवनिंग को भी कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, छोटी सी तो लाइन है। मल्टीप्लेक्सर आकाश आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे यूट्यूब पे मैंने डिटेल्ड वीडियो अभी डाली थी एक मल्टीप्लेक्सर के ऊपर। सो मल्टीप्लेक्सर का पर्पस होता है मल्टीपल इनपुट्स में से किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करना। सो वी हैव नंबर ऑफ इनपुट्स और उसमें से हम किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरेज, जो कि C में भी है, C++ में भी है, जावा में भी है, हर लैंग्वेज में होता है। इसका बेसिक फीचर क्या है कि ये सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है।
एंड कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर करता है। यहां पर वो वाला मतलब नहीं है फेच का, पढ़ने का। फेच का मतलब है रीड करना। तो रीड तो सेकेंडरी स्टोरेज थोड़ी करता है, रीड तो आपका प्रोसेसर ही करेगा ना। रीड कौन करेगा? फेच का ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा वो तो प्रोसेसर करेगा। प्रोसेसर पहले डेटा को देखेगा कि रैम में है या नहीं। रैम में नहीं है तो वो उसे हार्ड डिस्क से फेच करेगा। हार्ड डिस्क थोड़ी ना कुछ फेच करती है। हार्ड डिस्क के ऊपर फेच ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। हार्ड डिस्क डज नॉट परफॉर्म फेच ऑपरेशन। कौन सा वाला अंशिका? सेकेंडरी स्टोरेज वाला। बेटा उसमें पूछा है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या काम नहीं करता। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज का सिर्फ एक ही काम है, दैट इज टू स्टोर द डेटा। वो सिर्फ डेटा को होल्ड करता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। सो आपको कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है अर्थमेटिक या लॉजिकल, वो एएलयू में होंगी। जो फेच करने का काम है, हाँ सेकेंड ही बता रही हूँ कि अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशंस जो आपकी है वो आपकी एएलयू में होती है। और फेच करता कौन है? कंट्रोल यूनिट। स्टोरेज डिवाइस तो फेच नहीं करता ना। स्टोरेज डिवाइस का काम है सिर्फ स्टोर करना, दैट्स इट। डजंट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। So it is contiguous storage of homogeneous data under a single variable name. ठीक है। अब देखो इसमें होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होंगे। सो ऑल एलिमेंट्स विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप। अगर एक इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। अगर फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे। सो डेटा टाइप हैज टू बी सेम, दैट इज होमोजीनियस। कंटिग्यूअस का मतलब क्या है कि अगर आप सी या सी प्लस प्लस में लिखते हो फ्लोट A10, उसका क्या मतलब है? वी नीड 10 फ्लोट, है ना। अब एक फ्लोट को 4 बाइट्स चाहिए होती है। एक फ्लोट को कितनी बाइट्स चाहिए होती है? 4 बाइट्स। सो पहला फ्लोट अगर आपका 500 बाइट नंबर पर है तो अगला फ्लोट 504 पे ही होगा। उससे अगला फ्लोट वैल्यू 508 पे ही होगी। फिर 512, 516, 520 एंड सो ऑन। सो वी विल बी हैविंग इट लाइक दिस। तो जितनी भी 10 वैल्यूज हैं वो एक के बाद एक ही स्टोर हो सकती हैं। दे आर इन कंटिग्यूअस लोकेशंस। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 500 से लेकर 520 तक पहले 5 स्टोर कर लूं और फिर 750 से लेकर 770 तक दूसरे 5 स्टोर कर लूं। दैट्स नॉट पॉसिबल। दे हैव टू बी इन वन सीरीज, एक ही लाइन में होने चाहिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड थे अंशिका, और थोड़े से उसमें वो थे आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सो इसमें मेन वर्ड्स क्या है? होमोजीनियस मतलब एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं। कंटिग्यूअस मतलब ऐसे मेमोरी एलोकेट होती है। वेरिएबल का नाम एक ही होता है। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए हम उनकी पोजीशंस यूज करते हैं, जिन्हें हम इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। इसलिए कुछ लैंग्वेजेस में एरेस को इंडेक्स्ड वेरिएबल्स या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स भी कहते हैं। 0 इंडेक्स पे आपके पास पहली वैल्यू होती है, 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू होती है, 2 पे तीसरी वैल्यू होती है एंड सो ऑन। ठीक है, और बताओ। फर्मवेयर, फर्मवेयर होता है जो आपका बायोस होता है ना रैम के अंदर, रोम के अंदर। यस केशव, इट्स अ वे टू मैनेज डेटा। ठीक है।
फर्मवेयर इज जो इसमें आपकी कंप्यूटर की स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। हार्डवेयर आपका होता है जो आपका कंपोनेंट्स है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑल। लेकिन जो रॉम के अंदर बूटस्ट्रैप लोडर होता है, बूटस्ट्रैप लोडर जो हमारा है उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। सो ऑल द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अप ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, राइट पर्णिका? 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 7 2 3। देखो 8 आपका बेस है ना। कभी भी आपको किसी भी बेस का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप उसके -1 में से पहले सारी वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हो। सो 8 का जो हाईएस्ट डिजिट है वो कौन सा है? 7। यस ब्रूही, इट इज 7 7 7। तो इसमें से हम 6 7 2 3 को माइनस कर देंगे। 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 5, 7 में से 7 माइनस किया 0, 7 में से 6 माइनस किया 1 0 5 4, प्लस 1 करा तो कितना हो जाएगा? 1 0 5 5। सो दैट्स द आंसर। उसमें केशव आपको कुछ नहीं करना है बेटा, उसका तो चांसेस ही बहुत कम है, 10-20% चांस है कि सॉर्टिंग सर्चिंग के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होती है, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है, और सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट कुछ भी हो उसकी ओ एन स्क्वायर होती है, ठीक है। मतलब कितने स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, इट्स दैट। So just remember this. This is the complexity for linear search. Second one is for binary search. And third is for sorting. इससे ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी आ जाए तो भी बहुत रेयर बात होगी। वैसे ये भी आने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। But since to be on a safer side, we have done this. मेमोरी बफर वर्सेस मेमोरी रजिस्टर। देखो बफर तो रैम का पोर्शन होता है, ठीक है। सो मेमोरी बफर जो है दैट इज अ पार्ट इन रैम। सो इट इज a reserved space in RAM जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व्ड होता है, ठीक है। वेयर एज रजिस्टर्स तो सीपीयू के अंदर होते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। उसे हम आपका फास्टेस्ट डिवाइस कहते हैं, फास्टेस्ट सर्किट कहते हैं टू स्टोर एंड फेच द डेटा, दैट इज सीपीयू रजिस्टर। बफर इज डिफरेंट। बफर होता है कि आप कोई मेन काम कर रहे हो, लेकिन वो मेन काम करने से पहले वी आर पुटिंग द डेटा इन अ रिजर्व स्पेस फॉर सम टाइम, दैट इज बफर। A part of cache, not the whole buffer, but you can say a part of it. क्या पूछ रहे हो? फ्लैश ड्राइव एंड फ्लैश मेमोरी में क्या फर्क होता है? जो फ्लैश ड्राइव होती है वो प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस होता है। इट्स द सेम थिंग। फ्लैश ड्राइव है अ डेटा स्टोरेज डिवाइस, ये तो मेमोरी स्टिक के बीच में डिफरेंस है। इट्स सेम थिंग बेटा। जो आपकी पेन ड्राइव की तरह होती है छोटी सी, उसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, यूएसबी होती है, ठीक है। उसी को ही फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। सो आप उसे फ्लैश बेस्ड ड्राइव बोल दो, फ्लैश मेमोरी कार्ड बोल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। प्लग इन मतलब लगाओ और निकाल लो, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, एनी टाइम यू कैन पुट इट एंड टेक इट आउट।
गार्बेज इन गार्बेज आउट, बेटा आपको गार्बेज इन गार्बेज आउट तो वैसे नहीं पूछेंगे। सो गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ यस उज्जवल। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत ही आएगा ना। अगर आप रॉन्ग इनपुट दोगे सो आउटपुट भी तो रॉन्ग ही आएगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। हाँ, इट्स बेसिकली फ्लैश मेमोरी इज अ फास्ट मेमोरी। उसमें ये होता है कि हम अपनी यूएसबी जो फ्लैश मेमोरी है उसको भी रैम की तरह यूज कर सकते हैं इन सर्टेन केसेस, तब आता है वहां पर फ्लैश मेमोरी का यूज। अच्छा, अभी किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा था बीच में, वो मिस हो गया, क्या था? एड्रेसिंग मोड्स, आकाश ने। एड्रेसिंग मोड्स बहुत बड़ा टॉपिक है आकाश। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जिसमें वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, जिसमें से मेन दो मोड्स हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। सो डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड क्या होता है मैंने बताया भी था। आपके पास जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो आईआर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वी हैव अ मोड बिट। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास मोड बिट होती है। मोड बिट के बाद यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ऑपरेशन कोड, और यहाँ आपके पास एड्रेस होता है। ठीक है। अगर तो ये मोड बिट सिर्फ दो ही एड्रेस हम अलाउ कर रहे हैं, 0 या 1। सो 0 का मतलब है डायरेक्ट एड्रेस, 1 का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेस। सो अगर ये 0 है, डायरेक्ट मोड है, तो हम क्या करेंगे, इसी एड्रेस को सीधे रैम में ले जाएंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेटा। सो जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे गिवन है उसी एड्रेस पे से आपको डेटा मिल जाता है इन केस ऑफ डायरेक्ट मोड। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट मोड है, ठीक है, सी में इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंसेप्ट होता है जिसे पॉइंटर्स कहते हैं, पर वो जब आप सी पढ़ोगे तो समझोगे। सो अगर ये मोड आपका 1 है तो यहाँ पर जो एड्रेस गिवन है मेमोरी में जब हम जाएंगे तो वहां पर हमें एक और एड्रेस ही मिलेगा, डेटा नहीं मिलेगा। फिर उस एड्रेस से फिर से आप मेमोरी में जाओगे तो जाके आपको डेटा मिलेगा। तो इसमें मेमोरी की कितनी रेफरेंस यूज होती है, एक। सो एक रेफरेंस में हमें डेटा मिल जाता है डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में आपकी दो रेफरेंस यूज होती है। पहले हमें मेमोरी में जाना पड़ेगा एक अगला एड्रेस उठाने के लिए, फिर उस एड्रेस पे से जाकर हमें वैल्यू को उठाना पड़ेगा। सो ये दो मेन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, रजिस्टर मोड है, इंडेक्स मोड है, पर डोंट हैव टू गो, हो तो जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे तब पढ़ोगे। बट यस, एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि जो डेटा है जिसके ऊपर काम करना है उसका एड्रेस कहाँ से आएगा। सो दैट इज डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। मोस्टली तो डायरेक्ट ही होता है अच्छी। स्पाईवेयर एंड मॉलवेयर, मॉलवेयर इज जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए इन एनी फॉर्म। सो व्हेन इट गिव्स some kind of harm to your computer, it is a malware. Spyware is specifically when you open something, वो spyware अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो वो आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा। स्पाइंग का मतलब ही क्या होता है, जासूसी करना, है ना। सो इसका भी मतलब यही है कि वो यहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा, और जो उसका भी वो स्पाईवेयर है, जो उसका ओनर है, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। तो वो उस इंफॉर्मेशन को अब देखो किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। आपके मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आकाश, उन कंपोनेंट्स में जो डेटा ट्रांसफर करना होता है, ये मेरा मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर भी है, रैम चिप्स भी है ना। फिर ये पेरिफेरल डिवाइसेस भी मेरे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। सो डेटा और सिग्नल्स आर पास्ड फ्रॉम वन component on motherboard to another component using memory bus. मेमोरी बस तीन तरह की होती है। आपके पास डेटा बस होती है जिसमें डेटा कैरी करते हैं, एड्रेस बस होती है जिसमें एड्रेस जाता है रैम का कि कहाँ से रीड या राइट होना है, और तीसरा हमारे पास होता है कंट्रोल बस, जो कि ये बताता है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या करना चाहता है अपनी तरफ से। मतलब
दैट्स मेमोरी बस। फिर मेमोरी बस बनाने के तरीके होते हैं, मेमोरी बस बनती कैसे है, मल्टीप्लेक्सर से बन सकती है, 3 स्टेट बफर से बन सकती है। सो बहुत डिटेल टॉपिक है ये आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का। सो इट इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक। कंट्रोल बस कैन बी कॉल्ड एज सिस्टम बस जतिन, बट ऐसे अलग से सिस्टम बस जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, दैट यू कैन डू। एंड इज इक्वल टू 7 ट्रुथ टेबल। एंड इज इक्वल टू 7 मतलब ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन कशिश। एंड इज इक्वल टू 7 का क्या मतलब है? ट्रुथ टेबल विल टेल यू ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। 7 का बाइनरी होता है 111। सो अगर आप 3 बिट्स का एंड करते हो तो 000 गिव्स यू 0, 001 गिव्स यू 0, 010 also gives you 0, 011 gives you 0, 100 gives you 0, 101 gives you 0, 110 gives you 0। लेकिन जब तीनों 1 होंगे सिर्फ तभी 1 आएगा। अभी बताया अंजलि मैंने मेमोरी बस तो। व्हाट इज डिसीजन ट्री? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं आकाश, जैसे मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स बनाना है तो मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो मैं चेक करूंगी कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर हाँ तो ए इज द आंसर, नहीं तो सी इज द आंसर। अगर ए बी से बड़ा नहीं है दैट मीन्स बी ए से बड़ा है ना? सो द रिवर्स इज ट्रू। सो द रिवर्स इज ट्रू। तो आप चेक करोगे इफ बी ग्रेटर देन सी, सो इट शुड बी बी और सी। मैंने बताया तो था बेटा, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके ऊपर है। यूट्यूब पे तो 130 क्लास है ना। सो जब आप इस तरह से ट्री फॉर्म में बताते हो कि आपके प्रोग्राम में कंडीशंस कैसे चेक होंगी, उस चीज को डिसीजन ट्री कहते हैं। बेटा लॉजिक गेट में याद करने वाला है ही क्या अंशिका? आपके पास एक गेट है बफर, जिसके ऊपर क्वेश्चन वैसे आता ही नहीं है, पर ये बफर का काम क्या होता है? 0 को 0 की तरह पास कर दो, 1 को 1 की तरह। इसके आगे सर्कल लगा दो तो नॉट बन जाएगा। यस ध्रुवी। कल मैंने 2 मॉक टेस्ट ऐड किए थे रात को, मॉक टेस्ट 13 एंड मॉक टेस्ट 14। किस किसने कर लिया? नहीं बेटा, रजिस्टर्स कैश का पार्ट नहीं है। कैश इज अ सेपरेट मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स अलग चीज होती है। सीपीयू रजिस्टर्स इज डिफरेंट, कैश इज डिफरेंट। फिर आपके पास एंड होता है। एंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन से, एक्स एंड वाई। ये आपको 1 सिर्फ तभी देता है जब दोनों इनपुट 1 होंगे, अदरवाइज नहीं। ये है आपका और, ये रिप्रेजेंट होता है एक्स प्लस वाई से। ठीक है, सो दिस इज एंड, दिस इज और, एंड देन वी हैव जोर। जोर कहता है एक्सक्लूसिवली और, कि दोनों में से कोई एक 1 हो तो ही 1 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी डिटेल्ड जो स्टेटमेंट है वो ये है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई और फिर एक्स के साथ वाई का कॉम्प्लीमेंट। ओके, डिवाइस ड्राइवर्स इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आप वही अम्ब्रेला रूल के हिसाब से बात करोगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हो, बट इट इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर हार्डवेयर डिवाइसेस विद योर कंप्यूटर। ओके, हाँ कर लेना याद से। रजिस्टर इज फास्टर कशिश।
रजिस्टर सबसे फास्ट होता है क्योंकि वो सीपीयू का इंटरनल पार्ट है. Registers are part of your CPU, so that's why they are the fastest. 12 Keshav. नहीं सहजप्रीत, cache is not internal part of CPU, that's part of main memory. आपके पास मेन मेमोरी का पार्ट होता है वो. सीपीयू मतलब प्रोसेसर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट की, उसमें होते हैं रजिस्टर्स. ठीक है, जो मेन मेमोरी है, रैम रोम, कैश इज पार्ट ऑफ दैट. मॉक टेस्ट 12 इज योर 2022 का पेपर. यस जतिन. Beta, SSD is Abhinay just the new technology to store your data, which is much faster. इतना सहजप्रीत हार्डवेयर में आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस L2 कैश, L3 कैश, चेक करके बता सकते हो. Object oriented languages where the focus is on data and we follow bottom up approach of solving the problems. Right? इसमें आपके पास हर चीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होती है. सो वी क्रिएट क्लासेस फर्स्ट and then we make objects of those classes. Important features of object oriented programming are encapsulation, that is class बनती कैसे है, inheritance, एक क्लास को यूज करके दूसरी क्लास कैसे बन सकती है, and polymorphism, that means एक ही चीज अलग अलग तरीके से कैसे यूज हो सकती है. सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी नहीं है. सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. सी इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ठीक है. रूट डायरेक्टरी जहां से शुरू करते हैं, ध्रुवी पाथ, जो आपका विंडोज एक्सप्लोरर होता है. हाँ, उसका साइज छोटा होता है एसएसडी का, और स्पीड तेज होती है, फास्ट होता है. इनकैप्सुलेशन होता है पुटिंग अप द डेटा. जैसे एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को आप डिफाइन कर सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ से. फंक्शंस क्या परफॉर्म हो सकते हैं उसके ऊपर, एरिया निकाल सकते हैं, पैरामीटर निकाल सकते हैं. सो लेंथ एंड ब्रेड्थ के ऊपर एरिया एंड पैरामीटर निकाल सकते हो. सो encapsulation is wrapping up of data and methods to work upon the data in a single unit called class. That is encapsulation. ठीक है, इसी को यूज करके अलग से पूरी वीडियो है केशव ऊप्स के ऊपर. नहीं, इंट्रोडक्शन टू सी की अलग वीडियो थी जतिन, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस की अलग वीडियो है. मैं वो यूट्यूब वाली वीडियोस को अभी इसमें ऐड भी कर दूंगी, जो ऐड नहीं हुई हुई ना टॉपिक वाली, आई विल ऐड इट टुडे. ठीक है, वो आपको ऐप में भी ऐड कर दूंगी, तो उसमें ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. और अगर आप इसी को यूज करके एक और क्लास बना लेते हो, इसमें हाइट और ऐड करके, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो था ही, हाइट और ऐड किया तो क्यूबॉइड बन गया, वो इनहेरिटेंस हो जाएगा. ठीक है. एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज लाइक जो आप पाइथन में भी करते आ रहे हो, कि प्लस का साइन जब इंटीजर्स के साथ यूज होता है तो वो ऐड करता है, जब स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है तो वो कंकैटिनेट करता है.
सो सेम सिंबल परफॉर्मिंग टू डिफरेंट ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस वैल्यू के साथ यूज हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फॉर्म्स। इस पे मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन कोई आ सकता है, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर दे लेना, मतलब एक बार जरूर देख के जाना वीडियो, कि अगर वो एक क्वेश्चन भी आए तो आपको आता हो। Fortran is a procedural language, बहुत पुरानी लैंग्वेज है जतिन। फुल फॉर्म इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोग्राम्स जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। हाँ, मैं ऐड कर देती हूँ अंशिका। टॉप डाउन अप्रोच इज प्रोसीजरल अप्रोच, जो सी लैंग्वेज में होती है। उसमें हम पहले पूरे बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स नहीं बनाते, हम सीधा प्रोग्राम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल अप्रोच जो सही होती है वो ये है कि आपको पहले पूरी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और फिर उन स्मॉल पार्ट्स को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, और उसके थ्रू आप पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। उसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। सो जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं दे ऑल फॉलो बॉटम अप अप्रोच, और जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी हो गई, फोर्ट्रैन हो गई, बेसिक हो गई, कोबोल हो गई, दे यूज योर टॉप डाउन अप्रोच। इसने टेबल नहीं दिया हुआ। देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ये encyclopedia.com जो है उसमें दे रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, और ये सही भी लग ही रहा है वैसे तो। सो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का टेबल कहाँ चला गया? सो फर्स्ट जनरेशन जो है आपकी, उसमें हमने यूज की थी वैक्यूम ट्यूब्स। दैट इज फ्रॉम 1945 टू 1959। ठीक है, सो 1906 में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स डेवलप हुई थी। ले डी फॉरेस्ट, ले डी फॉरेस्ट ने डेवलप की थी। द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था वो था एनियाक। दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एनियाक इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इट वाज बिल्ट इन 1943 एंड इट यूज 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद ये बना था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया में। ठीक है, चलो ये तो सब कुछ हो गया। इसमें पंच कार्ड्स यूज होते थे। ठीक है जी, वेयर इज द सेकेंड जनरेशन नाउ? फिर एडसेक, एडवेक, ये सारे भी आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। एडसेक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। encyclopedia.com में अंशिका, encyclopedia.com पे। Then you have EDSEC. EDSEC is electronic delay storage automatic calculator. Electronic delay storage automatic calculator. फिर आया एडवेक। इसमें सिर्फ चेंज क्या हुआ आपका? डी ए। डी ए क्या हो गया? डिस्क्रीट वेरिएबल। सो इलेक्ट्रॉनिक डी ए की जगह पे आ जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, सो ये उसके बाद आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो इट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। ठीक है,
कशिश यहाँ पे ये लिखा हुआ है 59 तक, सेकेंड जनरेशन लिखा हुआ है। ये ना हर जगह पे आपको अलग अलग ही दिखता है, तो जब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो जो सबसे क्लोज बाय हो उसको आप आंसर में लिख सकते हो। 1960 टू 1964, ये सिर्फ 4 साल की है। 1960 टू 64 इज योर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। इस जनरेशन में ही हमारी ये सब लैंग्वेजेस आई, कोबोल, फोर्ट्रान। सो ये जो लैंग्वेजेस थी कोबोल, फोर्ट्रान, दे वर डेवलप्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है दैट इज फ्रॉम 1964 टू 1970। सो 1964 से 1970 तक आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, सो वी स्टार्टेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन दिस। ठीक है, इसमें आपके IBM के सिस्टम आ गए, IBM सिस्टम 360 मॉडल एंड अदर सिस्टम्स वर देयर। और उसके बाद 1970 से कंटिन्यू चल रहा है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। और वो माइक्रो प्रोसेसर्स का साइज अब दिन ब दिन कम होता ही जा रहा है, आपके कंप्यूटर छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग ऑल द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग इन दिस। ठीक है, सो ये है एज पर encyclopedia.com। 1945 to 59 is first generation, 1960 to 1964 is second generation, 64 to 1970 is third generation, and 70 onwards fourth generation. कीबोर्ड सेकेंड जनरेशन में, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में फोर्ट्रैन और कोबोल आ गए थे ना। फर्स्ट जनरेशन में पंच्ड कार्ड्स थे, फर्स्ट जनरेशन में पंच्ड कार्ड्स थे, सेकेंड में कीबोर्ड आ गया, क्योंकि अगर फोर्ट्रैन और कोबोल है तो ऑब्वियसली वी हैव द कीबोर्ड। फिफ्थ जनरेशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, रोबोटिक्स है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज रोबोटिक्स, जिसपे अभी भी काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसकी डिजाइनिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। 1980 से फिफ्थ जनरेशन लिखा है, कौन सी साइट पे? हाँ होगा, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन कभी तो शुरू होगा ना, चल रहा है बहुत टाइम से, बट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। इन्होंने ये जो encyclopedia.com है, इन्होंने फिफ्थ जनरेशन लिखा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिफ्थ जनरेशन मेंशन तो करना पड़ेगा। बॉटम अप अप्रोच होता है आकाश, बॉटम डाउन नहीं होता। बॉटम अप में आप पहले बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हो। जैसे अगर आपको सम ऑफ फैक्टोरियल्स निकालना है, तो पहले आप अलग से देखोगे कि फैक्टोरियल क्या है, फिर उस फैक्टोरियल को यूज करके उसका सम निकालोगे। ठीक है, सो छोटी प्रॉब्लम को ज्वाइन कर करके बड़े सॉल्यूशन पे हम निकलते हैं, तो इट विल गिव यू द मेजर सॉल्यूशन। दैट्स बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, चलो अभी वी हैव अ क्लास ऑन यूट्यूब। उसके बाद शाम को एक डाउट क्लियरिंग क्लास, कहोगे तो दोबारा से रख लेंगे ऐप पे, और कल भी रखेंगे। सो व्हाट इज टोकन? टोकन इज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके बेसिक वर्ड्स होते हैं ना आकाश, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि वेरिएबल का नाम हो गया, कांस्टेंट हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, सो द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टर्म्ड एज अ टोकन। उसको टोकन कहते हैं। कीवर्ड्स हो गए, वेरिएबल नेम्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, सो ऑल दोस थिंग्स जिसे हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन।
फाइन. सो मिलते हैं 10 मिनट बाद. वैसे 1:30 करना था, बट आई स्टार्ट इन 10 मिनट्स. ठीक है, सो 10 मिनट्स में यूट्यूब पे मिलते हैं. वील फिनिश द वन शॉट. अभी तो बताया आकाश बेटा, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. Encapsulation, inheritance, polymorphism. These are the three major features of OOPS. Hanji, who raised hand? Akash. Hello? हेलो Yes, Akash. मैम, इवनिंग में क्लास रख लीजिए. आई हैव मैनी डाउट्स. ओके, ठीक है, शाम को या रख लेते हैं. या एंड थैंक टाइम बता दूंगी मैं पहले. ठीक है. यू. Yes, Anshika, thank you. Chalo. Bye everyone. See you in few minutes on YouTube, right?